Hello. Okay, I hope every one of you can hear me and you can see the screen as well. कोई भी एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि सारी चीजें इन ऑर्डर है, so that we can start with discussion of the test. जी सर. अस्सलाम वालेकुम सर। वाह सर. जी सर, आपकी आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन भी नज़र आ रही है। ठीक. चलें, अगर सारी चीजें जो है वो इन ऑर्डर हैं, तो जल्दी से जो है वो स्टार्ट कर देते हैं. अच्छा, मंडे को जो है वो टेस्ट आप दे चुके हैं. ठीक, हो सकता है कुछ बच्चों को एमसीक्यूज थोड़े डिफिकल्ट लगे हों, लेकिन असल बात यह है कि अगर मैं सॉल्व करूं और आपको सोल्यूशन जो है वो समझ में आता है, तो बस ये समझे टेस्ट का मकसद जो है वो पूरा हो गया कि आपने कुछ नई चीज जो है वो सीख ली. देखिए, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन थिन फिल्म इंटरफेरेंस? एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज क्रिएटेड ड्यू टू 2 or 3 डिफरेंट मटेरियल और लेयर्स सैंडविच ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. शायद आपको ये जुमला जो है वो याद हो. मैंने कहा था कि थिन फिल्म का मतलब ये होता है कि कोई एक लेयर दो के दरमियान जो है वो सैंडविच हो जाए. जैसे एयर, ग्लास, एयर, दो डिफरेंट मीडियम है. ठीक, एक जो है वो दूसरे के दरमियान सैंडविच हो गया. या फिर मीडियम ही तीन हो, जैसे एयर, ऑयल, वाटर. ठीक. लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nanometers in air enters a medium of refractive index 1.5. The wavelength of light in the medium will be. शायद आपको याद आए कि मैंने खासतौर पर जो है वो एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, और वो फॉर्मूला था refractive index is given by wavelength of light in air over wavelength of light in medium. शायद फॉर्मूला आपके जहन में हो, जहां पर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म आपने पढ़ा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना गिवन है? 1.5. वेवलेंथ इन एयर कितनी है? 600. मुझे लैम्डा डैश चाहिए, तो लैम्डा डैश होना चाहिए 600 ओवर 1.5. आप एग्री करेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा 400 एंड यूनिट विल बी नैनोमीटर. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इसके बाद वी हैव अ ग्लास शीट दैट बिहेव्स लाइक अ थिन फिल्म. एयर, ग्लास, एयर. इनफैक्ट यहीं से आपको पहले एमसीक्यू का जो है वो जवाब मिल जाना चाहिए था. A beam of light traveling in air strikes the upper surface of the glass sheet. Phase reversal will occur at. देखिए, जैसे ही आपने लफ्ज पढ़ा फेस रिवर्सल, तो आपको दो कंडीशन याद आनी चाहिए. फेस रिवर्सल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्शन. फेज रिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक था किसका? रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का नहीं था. और कब होता था? जब लाइट रेयर में हो और डेंसर को हिट करे. तो अब इन्होंने क्वेश्चन में दो पॉइंट का जिक्र किया हुआ, एक एक्स और एक वाई. मैं पहले अगर पॉइंट वाई की बात कर लूं, तो वाई पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये नो डाउट. लेकिन गिलास से एयर है, डेंसर से रेयर है, तो फेज रिवर्सल नहीं होगा. लेकिन अगर आप पॉइंट एक्स को देखें, तो एयर है, गिलास को हिट करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो फेज रिवर्सल होगा. तभी हमने कहा क्या? एट पॉइंट एक्स इन द रिफ्लेक्टेड रे. अगर मैं आपकी जगह होता हूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता, तो मैं वो दो जवाब जहां पे लफ्ज रिफ्रैक्टेड है, उनको तो पहली फुर्सत में काट देता. तो इसका मतलब है या तो अब ए होगा या बी होगा या सी होगा. मुझे मालूम है फेज रिवर्सल तो होना है, सी भी खत्म, ए भी खत्म. अब से मुझे ए और बी में डिसाइड करना था. तो मैंने कैसे डिसाइड किया कि रेयर में और डेंसर को हिट करे, तब जाके आपके पास जो है वो फेज रिवर्सल होती है. A beam of light is falling normally on a thin film. Wavelength of light in the thin film is 700. What? In fact, it should be which of the following? Which of the following thickness of the film will not cause destructive interference? याद है, थिन फिल्म में कंडीशंस इंटरचेंज हो जाती हैं. एम लैम्डा का मतलब है डिस्ट्रक्टिव, एम प्लस हाफ लैम्डा का मतलब है कंस्ट्रक्टिव. यहां पर वो क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग थिकनेस ऑफ द फिल्म विल नॉट कॉज डिस्ट्रक्टिव. इसका मतलब है कि हर हाल में यहाँ जो इंटरफेरेंस होना है वो डिस्ट्रक्टिव होना है. और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होती थी? टॉइस ऑफ टी शुड बी इक्वल टू एम लैम्डा. अब देखिए, ये जो वैल्यूज आपको गिवन है, थिकनेस ऑफ द फिल्म की गिवन है, ठीक है. और थिन फिल्म में पार्ट डिफरेंस कितना होता था? टॉइस ऑफ टी. तो मैं पहले क्या करूंगा? मैं इन तमाम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा. ये टी है, मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा ताकि मुझे क्या मिल जाए? 2t मिल जाए बेसिकली. और अगर मुझे 2t चाहिए, तो 175 से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? 350. 350 से क्या मिलेगी? 700. 700 से क्या मिलेगी? 1400. 1050 से क्या मिलेगी? 2100. और 1400 से क्या मिलेगी?
2800। ठीक, अब अगर आप गौर करें तो जब आप ये कहते हैं कि आपके पास जो इंटरफेरेंस है वो इंटरफेरेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव, तो पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। अब मेरे पास वेवलेंथ कितनी है, 700। ठीक है, तो आप क्या करें, आप जो है वो सिर्फ तमाम डिस्टेंसेस को लैम्डा से डिवाइड कर दें, यानी 2t ओवर लैम्डा, यू विल गेट m। अगर m इंटीग्रल आता है तो इसका मतलब है मेरे पास इंटरफेरेंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो 700 आपको 1 आंसर देगा, 1400 से 2, 2100 से 3 और 2400 से 4। सिर्फ 350 वो भाई डिस्टेंस है जहां से आपको m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.5। और जहां पर ये हाफ आ गया इसका मतलब वो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव। इस वजह से ऑप्शन ए सही आंसर है। मेरे ख्याल से अभी तक जितने एमसीक्यू सॉल्व किए उनमें क्वेश्चन नंबर 4 एक ऐसा एमसीक्यू था जिसकी डिस्क्रिप्शन शायद नीड हो सकती थी, जिसकी कितने लोगों ने ये सही सॉल्व किया। अपने सिर्फ हैंड रेस करें ताकि मुझे आइडिया हो कि एप्टीट्यूड काइज जो है वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है या किस जगह खड़ी है। गौसिया ने सही किया, शाहिदा ने सही सॉल्व किया। ठीक, मेरे ख्याल से बाद में भी अब कुछ बच्चे जो है वो अपने हैंड जो है वो रेस कर रहे हैं। मैं एक दफा सारी डिस्कस कर लूं, फिर किसी के ध्यान में कोई कंफ्यूजन होगी मैं बता दूंगा। इस वक्त इंपॉर्टेंट मेरे लिए कम से कम ये नहीं होता कि बच्चा सवाल सही सॉल्व करे। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं सवाल सॉल्व करूं तो जो स्टूडेंट है ना उसे समझ में आ रहा हो, उसे वो साइंस समझ में आ रही हो, वो टेक्निक समझ में आ रही हो कि जिससे एमसीक्यू सॉल्व होता है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस आइडिया को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, हाँ सर हमने ऐसे सोचा नहीं, ऐसे किया जा सकता था। वो अपने सिर्फ हैंड रेस कर ले। मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि समझाने के बाद बच्चों को कहाँ तक जो है वो समझ में आता है। चले, इसमें जो जो मेरे लिए पहले क्वेश्चन बात थी वो ये कि सिर्फ 3 से 4 बच्चों ने एमसीक्यू सही सॉल्व किया। उससे ज्यादा जो अच्छी बात है वो ये कि अब जब मैं समझा रहा हूँ तो आप में से मेजोरिटी जो है वो समझ पा रही है। जिनको आइडिया समझ में नहीं आया मैं एक दफा दोबारा समझाता हूँ। थिन फिल्म में कंस्ट्रक्टिव कब होगा, m प्लस हाफ लैम्डा पे। डिस्ट्रक्टिव कहां पर होगा, m लैम्डा पे। तो मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो थिकनेस है इसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि थिन फिल्म में पार्ट डिफरेंस t नहीं होता बल्कि 2t होता है। मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा और डबल करके देख लूंगा कि कौन सी डिस्टेंसेस मुझे वेवलेंथ के साथ इंटीग्रल वैल्यू दे रहे हैं m की। मैंने फॉर्मूले जो है वो आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आप उनको समझ सकें, रिलेट कर सकें। जहां पर m इंटीग्रल आ रहा है इसका मतलब वो सब डिस्ट्रक्टिव है, जहां पे m डेसिमल में आ जाएगा इसका मतलब वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव बन जाएगा। ठीक, अच्छा वैसे वो बच्चे जिनको ये क्लिक नहीं किया था ना, आप इन वैल्यूज को देखें, 700, 1400, 2100, 2800 और वेवलेंथ को देखें 700। आपको डायरेक्टली नजर आना चाहिए था कि वेवलेंथ के मल्टीपल बने हुए हैं। A lens which is used to produce parallel beam of light is known as collimator. Fact है, मैंने न्यूटन रिंग पढ़ाते वक्त खासतौर पे बताई थी ये बात। What will be the radius of 10 dark ring when the light of wavelength 7x to minus 7 meter falls on a spherical glass surface? देखिए, मैंने शायद पहले भी इस बात का इज़हार किया कि जब मैं न्यूमेरिकल बनाता हूँ, एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें मैं बच्चे से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कैलकुलेशन करेगा, मैं खासतौर पे वैल्यूज ऐसी रखता हूँ कि आपको कैलकुलेटर की नीड ना पड़े। जरूरी नहीं कि एनटीएस में भी वाकई में ऐसा होता हो, कभी कभार बहुत जरूरत पड़ जाती है कैलकुलेटर की, लेकिन मजबूरी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे सवाल बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर लेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा, फिर आप जो है वो शायद कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाए। देखिए सॉल्व करेंगे कैसे, पहली बात हो रही है डार्क रिंग की। अगर डार्क रिंग है तो मैं फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करूंगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट n लैम्डा r। बात हो रही है 10th डार्क रिंग की तो n इज 10, वेवलेंथ इज 7 एक्सपोनेंट माइनस 7 एंड r इज 7 एक्सपोनेंट माइनस 2। सबको सिंप्लीफाई करें तो 7 इंटू 7 क्या बन जाएगा, 49। ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर माइनस 7 है, ये 10 की पावर माइनस 2 है। तो इतनी तो अरिथमेटिक आती होगी, +1 -7 -2 इट विल गिव यू 10 पावर -8।
मैंने तो सवाल बनाते वक्त आपके लिए भरपूर आसानी पैदा की, क्यों? अब यहाँ पर एक बात समझिए, देखिए जब आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, मेरी मेरी नीड ये होती है कि विद इन रेडिकल साइन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, विद इन रेडिकल साइन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, और अगर पावर है तो पावर इवन नंबर हो। क्यों? क्योंकि इवन को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना बड़ा आसान है। कैसे? 49 परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे क्या बन जाएगा? 7। 10 पावर -8 है, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो -8 का स्क्वायर रूट क्या होगा? -4। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -4। क्यों ये बात समझा रहा हूं? फर्ज कर लें आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आंसर ये आता 0.5 एक्सपोनेंट -7। मैं काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसका जो है ना कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप जो है वो इसको किसी और चीज से मिक्स ना करें। अगर मेरे पास नंबर ऐसा होता, देखें मैं यहां लिखता हूं क्योंकि इस जगह की मुझे नीड नहीं होगी, 0.5 एक्सपोनेंट -7। शायद आप कुछ कर कर आके 0.5 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, लेकिन जो 10 पावर -7 है ना, इसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाएंगे। मैं बच्चों को क्या कहता हूं कि आप पावर को हमेशा इवन बनाइए। आप इस पावर को कैसे इवन बनाएंगे? आप इस 0.5 को या तो 0.05 बनाइए, जिंदगी और मुश्किल कर लीजिए, या फिर आप इसको बना दें 5। जैसे आप इसको 5 बनाएंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -1 और ये -7, तो ये बन जाएगा 5 एक्सपोनेंट -8। अब देखें आपकी जिंदगी कितनी जल्दी जो है वो आसान हो गई, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट 2.2 होता है। ठीक है, शायद आपको जो है वो याद हो, या 2.1 के आसपास आप जो है वो लिख सकते हैं। 6 हम 2.2 लेते हैं, तो ये 2.1 के करीब करीब जो है वो आप इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 10 पावर -8 है, ये क्या बन जाएगा? 10 पावर -4। मेरा ख्याल है कि आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि जब स्क्वायर रूट निकालना हो ना, तो मैं ये चाहता हूं कि रेडिकल साइन के अंदर या तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, या तो रेडिकल साइन के अंदर मेरे पास क्या आ जाए? परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, और जो पावर है वो पावर हमेशा मेरे पास कैसा बन जाए? एक इवन नंबर बन जाए, क्योंकि अगर वो इवन नंबर बन जाएगा तो मेरे लिए सॉल्व करना आसान होगा। एनीवेज, मेरे पास आ रहा है 7 एक्सपोनेंट -4। अब मैंने ऑप्शंस देखे तो ऑप्शन में तो ये नहीं था। ऑप्शन में अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं तो मैं लिखूंगा 0.0007। मेरे पास 0.0007 मौजूद है, लेकिन वो मिलीमीटर में है, मेरा आंसर तो मीटर में है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? 0.7 मिलीमीटर। ठीक, जी जो साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आपने बोला कि 5 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 2.1 होगा, फिर 2.5 नहीं होगा, 2.5 2.55 होगा। नहीं नहीं, देखिए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है ना। आप जब 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2.5 इंटू 2.5, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 6.25 होना चाहिए। 2.5 अगर आपके सामने कैलकुलेटर है, आप 2.5 इंटू 2.5 करेंगे, 6.25 आ गया। देखिए कैसे मैंने ये चीजें जो है ना वो याद नहीं की, तो सिंपल है। 5 इंटू 5 25 होता है, 25 इंटू 5 125 होगा, 125 इंटू 5 इज बेसिकली 625। तो जब आप 25 को 25 से करते हैं वो 625 बनता है। आप 2.5 को 2.5 से करेंगे 6.25 बनेगा। ठीक है ना? जब आप 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, शायद मैंने जिक्र पहले आपसे नहीं किया इसलिए आपने ऐसा सवाल कर लिया। देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, जब आप 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे ना ये 2.2 होगा, जब आप 6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2.4 होगा, आप 7 का स्क्वायर रूट निकालने 2.6, 8 का स्क्वायर रूट निकालें 2.8 और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि अगर आप 4 से लेके 9 तक के स्क्वायर रूट लेना, वो सारे 0.2 के डिफरेंस से चेंज हो रहे होते हैं। अप्रोक्सीमेशन में बिल्कुल सही चलता है। ठीक, तो 2.2 जो है ना वो बिल्कुल सही अप्रोक्सीमेशन है इसकी। बात क्लियर हो रही है? यस सर, समझ गए। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। इन केस ऑफ न्यूटन रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अच्छा, इस तरह के जो सवाल होते हैं इनके लिए मैंने खास तौर पे लास्ट टाइम आपको एक बात समझाई थी कि एनटीएस में हर साल इस तरह का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें वो आपको ऑप्शंस देंगे और वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आप जो है वो एक सही आंसर सेलेक्ट कर लें। करना क्या चाहिए? क्वेश्चन पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़ते चाहिए। इफ इट इज करेक्ट मार्क इट राइट, इफ इट इज रॉन्ग जस्ट क्रॉस इट।
इन केस ऑफ न्यूटन रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? सेंटर ऑफ रिंग इज ऑलवेज ब्राइट, ये गलत है। सेंटर ऑफ रिंग इज ऑलवेज डार्क, ये बिल्कुल सही है। ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म वेयर पार्ट डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ये बिल्कुल सही, क्योंकि थिन फिल्म में कंडीशन रिवर्स हो जाती है। ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म वेयर पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ये जुमला गलत है। ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म, अच्छा बाय द वे, ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म वेयर पार्ट डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ये जुमला जो है ना ये गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि जहां पर आपके पास ब्राइट रिंग बनेगा वहां पर आपके पास इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा, कंडीशंस जो है वो एक्सचेंज हो चुकी होती है। तो सेंटर इज ब्राइट, ये गलत है। फोर्थ गलत है। 5 देखिए, ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म वेयर पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, ये जुमला बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ आम केसेस में ये डिस्ट्रक्टिव है, थिन फिल्म में ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव। सो ओनली 2 and 4 आर करेक्ट। आठवां जो है वो फैक्ट था, रेडियस ऑफ एनथ ब्राइट रिंग इज n माइनस हाफ लैम्डा आर। ठीक है, आठों एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर लिए, सोल्यूशन आपके सामने है। मैं एक काम करता हूं, पहले आप 1 से 4 देख लीजिए। किसी के जहन में भी 1 से 4 में अगर कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क, आप बिल्कुल पूछ लें, मैं दोबारा समझा सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। 1 से 4 देख लें, फिर मैं 5 ऑनवर्ड्स दिखा दूंगा, वहां कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एमसीक्यूज 4 एक बार रिपीट कर दें। एमसीक्यू नंबर 4, चलो मैं 1 मिनट अरीबा से भी पूछ लूं, फिर मैं दोनों एक साथ रिपीट कर दूंगा। जी अरीबा। सर वो लाइट के इश्यूज थे, तो मुझे 2 और 4, मतलब 4 तो उसने कह दिया, 2 भी रिपीट कर दें। 2 भी रिपीट कर दो। तो आपकी लाइट इतनी जल्दी जाके वापस भी आ गई? नहीं, वापस नहीं आई, वो डेटा ऑन किया हुआ है। अच्छा, डेटा ऑन किया हुआ, फिर ठीक है, वरना मैं हैरान हो गया कि इलेक्ट्रिक इतना एफिशिएंट हो गया। एनीवेज देखिए, 2 में मैंने क्या कहा था कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इन एयर एंटर्स अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम विल बी। फॉर्मूला शायद आपको देख के याद आ रहा हो कि जहां पर मैंने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ाया, मैंने वहां पर खासतौर पर फॉर्मूला पढ़ाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर ओवर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर 600 है। अगर मुझे मीडियम में चाहिए तो मैं 600 को 1.5 से डिवाइड कर दूंगा। अगर आप 600 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 400 नैनोमीटर आएगा। बात क्लियर हो रही है अरीबा? ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं a beam of light is falling normally on a thin film, wavelength of light in the thin film is 700 nanometer. Which of the following thickness of the film will not cause destructive interference? इसका मतलब यह है कि जितनी थिकनेस गिवन है उनमें से सारी जो है वो डिस्ट्रक्टिव करेंगी सिवाय एक के। पहले तो एक बात रिकॉल कर लें, थिन फिल्म में डिस्ट्रक्टिव कहां पे होगा? जहां पर पार्ट डिफरेंस m लैम्डा हो, और कंस्ट्रक्टिव कहां पर होगा? जहां पर m प्लस हाफ। आसान कर लेता हूं, जहां पर m की वैल्यू इंटीग्रल आ जाएगी वहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन में उन्होंने आपको सारी थिकनेस दी हुई है, 175, 350, 700, 1050, 1400। पार्ट डिफरेंस जो है वो 2t के बराबर होता है। तो पहले एक काम करें, पहले तमाम थिकनेस को 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि वो 2t बन जाए। तो 175 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 350 बन गया, 350 से 700 बनेगा, 700 से 1400 बनेगा, 1050 से 2100 बनेगा, 1400 से 2800 बनेगा। फिर मैंने कहा कि m बराबर होता है 2t ओवर लैम्डा के, शायद आपको इक्वेशन लिखी नजर आ रही हो। मैंने सबके लिए m कैलकुलेट किया, तो जो आखिरी के 4 ऑप्शन है वहां पर m आ रहा है 1 2 3 4 इंटीग्रल वैल्यू विच इज साइन ऑफ डिस्ट्रक्टिव। सिर्फ पहले में m जो है वो 0.5 आया, और जब भी हाफ आ जाएगा वो किसकी निशानी है? कंस्ट्रक्टिव की। तो इसका मतलब 175 नैनोमीटर पे डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा बल्कि कंस्ट्रक्टिव होगा। जी अरीबा, बात क्लियर हो रही है? जी, और फर्स्ट वाला भी बता दे, फर्स्ट एमसीक्यू। मैं फर्स्ट भी बता देता हूँ, मेरे ख्याल से युसरा ने भी शायद यही क्वेश्चन पूछा था। युसरा, आपको बात क्लियर हो गई? जी युसरा। यस सर, समझ आ गया। अच्छा, फर्स्ट वाला भी मैं
बता दूं, फर्स्ट वाला तो बड़ा सिंपल सा है। जब आप इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म की बात करते हैं तो थिन फिल्म का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा मीडियम रिकॉर्ड है। जैसे एयर, ग्लास, एयर, दो मीडियम है, थिन फिल्म ग्लास की है। एयर, ऑयल, वाटर, ऑयल की थिन फिल्म है जो दो डिफरेंट मीडियम के दरमियान है। अगर आप इस जुमले को समझ रहे हैं तो स्टेटमेंट पढ़ें, आपको बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 till 8, अगर किसी के जहन में जो है वो इनमें से किसी भी क्वेश्चन से मुतालिक कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज हम जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। जी जुनैर। सर क्वेश्चन नंबर 6 की कैलकुलेशन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की देखिए, रेडियस के लिए मैं फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ n लैम्डा r। बात हो रही है 10 डार्क रिंग की, तो मैंने n की जगह क्या पुट किया हुआ है 10, लैम्डा की जगह मैंने क्या रखा हुआ है 7, एक्सपोनेंट -7, और r कितना गिवन है 7 एक्सपोनेंट -2 से मैंने वैल्यूज पुट की। फिर मैंने कहा 7 into 7 क्या बन जाएगा 49। अगर आप तमाम 10 की पावर को सॉल्व करें तो 10 की एक पावर +1 है, एक पावर -7 है और एक पावर -2 है। अगर मैं इन सबको सॉल्व कर लूं तो 10 की पावर क्या बन जाएगी -8। 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा, और जब 10 की पावर -8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 पावर -4 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो रही है? जी सर। फिर मैंने ये कहा था कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर ये 10 की पावर आ जाए ना, तो हमें सिर्फ करना ही होता है कि हम ये चाहते हैं कि जो 10 की पावर है वो इवन नंबर बने। तभी वो मैंने एक रेड वाली एग्जांपल नीचे लिखी हुई है 0.5 एक्सपोनेंट -7। शायद मैं 0.5 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेशन से निकाल लूं, लेकिन मैं 10 की पावर -7 का नहीं निकाल पाऊंगा। तो मुझे 10 की पावर -7 को इवन बनाना है, तो दो रास्ते, या तो इसे 10 की पावर -6 बनाइए या 10 की पावर -8 बनाइए। तो मैंने 0.5 को 5 बनाया तो वो 10 की पावर -8 बन गया। 5 का स्क्वायर रूट 2.2 होगा, और अगेन 10 की पावर -8 का स्क्वायर रूट -4 होगा। बात क्लियर हो रही? जी सर। फिर अगर आप वापस क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएं तो 7 एक्सपोनेंट -4 मीटर्स ऑप्शन में मौजूद नहीं है। ऑप्शन में मीटर में एक आंसर है, वो है ऑप्शन ए, जो कि सही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे आंसर मिलीमीटर में चाहिए। तो मीटर को मिलीमीटर कैसे बनाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बन जाएगा 0.7 मिलीमीटर, यानी ऑप्शन ए सही। सही सही है। अगर कोई और बच्चा आप में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चले, अब अगर किसी के जहन में जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। और आज हम बात करेंगे चैप्टर का आखिरी मेजर टॉपिक है, दैट लास्ट मेजर टॉपिक इज बेसिकली डिफ्रैक्शन। देखिए डिफ्रैक्शन क्या है, शायद आपने कभी ये चीज ऑब्जर्व, अच्छा हाँ, इससे पहले कि क्लास खत्म हो जाए, आप डेफिनेटली मंडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है? मंडे के टेस्ट में चैप्टर नंबर 9 आपने जहां तक आज पढ़ लिया वहां तक पूरा आएगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है डिफ्रैक्शन में भी शुरू करा दूंगा, हमारे पास तकरीबन 20 मिनट है। मैं काफी थ्योरी इसकी शायद कवर ना कर पाऊं, तो जो मंडे को टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 9 अभी तक जहां तक पढ़ लिया वो वहां तक उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, यानी यंग डबल स्लिट भी होगा, न्यूटन रिंग भी होगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी होगा, ठीक है? तो जो एक नया टॉपिक है जिसका टेस्ट नहीं हुआ वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होगा, या डिफ्रैक्शन हम जितना अभी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अब डिफ्रैक्शन की एग्जाम्पल पहले आपको दो, शायद आपको जो है वो याद आ जाए। जब आप अपने घर में बैठे हुए होते हैं तो आप बाहर की आवाजों को सुनते हैं। जो बाहर की आवाजें आप सुनते हैं वो आवाजें सुनना एग्जाम्पल हो सकती है डिफ्रैक्शन की। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट जाता है, वेव ऑब्स्टिकल के अराउंड बैंड होती है। देखिए, आप में से वो बच्चे जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे रहते हैं वो मेरी बात से जो है वो एग्री करेंगे। अगर रोड पर एक गाड़ी जा रही है तो आप उसके इंजन की या उसके हॉर्न की आवाज अपने घर में सुनते हैं कैसे? वेव ट्रेवल करती है, लेट्स से दिस इज द विंडो, जहां से विंडो स्टार्ट हुई, विंडो ये है, ये जो पेंसिल है ये विंडो है, विंडो यहां से स्टार्ट हुई, ये गैप है। होगा क्या, जब वो वेव ट्रेवल करेगी, वेव फ्रंट आएगा, इस एज को हिट करेगा, वो बैंड हो जाएगा, आपके रूम में एंटर हो जाएगा। वेव के इस बैंड होने को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। वेव का
इस ऑब्स्टिकल के अराउंड बेंड होना और फिर स्प्रेड होना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो साउंड का डिफ्रैक्शन बड़ा कॉमन है। अगर आप जो है वो मेरिटोरियस एजुकेशन सेंटर में पढ़ते रहे और आप जो है वो मेन कैंपस जो था हमारा वहां पर क्लास से लेते रहे, तो शायद आपने एक्सपीरियंस किया हो कि जब क्लास का रूम खुलेगा तो आपको जो रिसेप्शन है या बाहर की आवाजें क्लास के अंदर सुनाई देंगी, वो एग्जाम्पल है किसकी? डिफ्रैक्शन की। या बचपन में आप हाइड एंड सीक खेलते होंगे, ठीक है, जिसको हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है वो छुपन छुपाई कहते थे। अगर आप वो खेलते थे तो क्या होता था? आप छुपते थे, एक दूसरा जो है वो कहीं खड़े होकर काउंटिंग करता था, आप छुपे हुए हैं, यानी आप किसी ऑब्स्टिकल के पीछे हैं, फिर भी आप उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं। अगर आप उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं तो ये आवाज का सुनना बेसिकली एग्जाम्पल है किसकी? डिफ्रैक्शन की। बेसिकली जो आवाज को आप सुन पा रहे हैं, ये आवाज का सुनना जो है वो एग्जाम्पल होगा किसकी? डिफ्रैक्शन की। और क्या एग्जाम्पल हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर एक नैरो ओपनिंग है और इस बाउंड्री के लेफ्ट पे सिर्फ वाटर मौजूद है, तो आप सोचें क्या होगा जब ये वाटर राइट पर आएगा? तो क्या वाटर राइट पर आकर बिल्कुल स्ट्रेट जाता रहेगा या इस नैरो ओपनिंग के अक्रॉस स्प्रेड आउट हो जाएगा? क्या ख्याल है आपका? अगर कोई भी बच्चा अपनी राय का जो है वो इजहार करना चाहे कि जब वाटर इस नैरो ओपनिंग के दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा? जी सुना। सर वो नैरो ओपनिंग से निकल के स्प्रेड होगा। स्प्रेड होगा, स्प्रेड होने का मतलब इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर तरफ जाएगा। ये जो स्प्रेडिंग है, इस स्प्रेडिंग का नाम ही हमने क्या रखा हुआ है? डिफ्रैक्शन रखा हुआ है। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि साउंड की डिफ्रैक्शन बड़ी कॉमन है, वाटर की डिफ्रैक्शन बड़ी कॉमन है। आप मेरी गूगल क्लासरूम पे अगर मौजूद है तो आप जो है वो कुछ वीडियोस मैंने वहां अपलोड किए, वहां देखिएगा, आपको वाटर के अंदर डिफ्रैक्शन जो है वो होती हुई नजर आएगी। अगर आप बात करते हैं डिफ्रैक्शन की, तो साउंड का डिफ्रैक्शन बहुत कॉमन है, लाइट का नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन की एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो डिफ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है? कि हमारे पास जो वेवलेंथ है और जो थिकनेस ऑफ द ऑब्स्टिकल है, थिकनेस ऑफ ऑब्स्टिकल, इसको कंपेरेबल होना चाहिए। जो थिकनेस ऑफ ऑब्स्टिकल है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, जो एक वॉल होती है, उस वॉल की थिकनेस कितनी होती होगी? तकरीबन 15 से 20 सेंटीमीटर के करीब। अगर मैं उसे मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो वो क्या होगी? 0.2 मीटर। आप शायद इस बात से एग्री कर लें, जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव की वेवलेंथ मीटर में होती है। साउंड वेव की वेवलेंथ जो है वो मीटर्स में होती है। मैं आपकी सिर्फ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बात बताऊं, आपने कराची में बहुत सारी गाड़ियों में देखा होगा, पीछे एक एरियल लगा हुआ होता है, एक एंटीना वायर होता है। उस एंटीना वायर की लेंथ देखिए कितनी होती है? 1 मीटर, 1.5 मीटर तो होती होगी। वो लेंथ ऑफ द वायर बेसिकली उस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो वो एरियल कैच करने वाला है। इसका मतलब है वो वेवलेंथ कितनी बड़ी होती होगी। ठीक है, साउंड वेव की वेवलेंथ मीटर्स में होती है। हमारी डेली लाइफ में ऐसे ऑब्स्टिकल मौजूद हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो मीटर में होती है। यही वजह है कि साउंड वेव का डिफ्रैक्शन ऑब्टेन करना हमारे लिए जो है वो बड़ी आम सी बात है। यही वजह है कि साउंड वेव का डिफ्रैक्शन ऑब्टेन करना हमारे लिए बड़ी आम सी बात है। लेकिन अगर आप बात करें लाइट की, तो लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता था? 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर से 7 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। शायद आपको वो विबग्योर याद हो। जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ 10 पावर माइनस 7 ऑर्डर की होती है। अब ये -7 ऑर्डर है, ये बहुत छोटी वैल्यू है। यही वजह है कि थिकनेस ऑफ द ऑब्स्टिकल और वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेरेबल नहीं है। लिहाजा लाइट का डिफ्रैक्शन ऑब्टेन करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हो सकता है मेरी बात जो है वो वाजे हो रही हो, मैं और वाजे करूं। देखिए, जब आप सारे बच्चे अगर क्लास में बैठे हुए होते तो मैं आपसे डेफिनेटली ये पूछता कि क्लास में सबसे शार्प ऑब्जेक्ट क्या है। तो डेफिनेटली क्लास में कोई बच्चा अपने साथ जो है वो कोई ब्लेड वगैरह तो लेके आता नहीं होगा। सबसे शार्प ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? वो जो क्लच पेंसिल आप यूज करते हैं। आप सारे एमकेट वाले हैं, शायद आप क्लच पेंसिल यूज करते हो। कोई बता सकते हैं क्लच पेंसिल की जो टिप होती है उसका साइज कितने मिलीमीटर का होता है? कोई भी एस्टिमेट अगर किसी के हाथ में मौजूद है तो आप देख के भी बता सकते हैं कि जो क्लच पेंसिल होती है उसका साइज जो है वो कितना होता है। ऐसा नहीं हो सकता आप में से किसी को पता ना हो। आप बताना नहीं चाह रहे, छुपाना चाह रहे हैं, वो एक अलग बात है। जी
किसी किसी एक को तो पता होगा, जब आप क्लच पेंसिल जो आप यूज करते हैं, वो क्लच पेंसिल वो है ना जिसमें आप ऊपर से वो प्रेस करते थे, आगे से वो उसकी लेड जो है वो निकलती थी, उसका साइज जो है वो अभी अभी तक कोई नहीं बता रहा। इसके अलावा मैं कुछ भी बता दूं कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन बच्चों को जो अपनी राय का इजहार नहीं करते, टीचर उनको कुछ भी पढ़ा देना, टीचर को एक कॉन्फिडेंस होता है कि उसने सही बताया है। क्यों? क्योंकि बच्चे का अपना ओपिनियन नहीं है ना कोई। याद रखिएगा, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट नहीं, ज्यादा आसान कर लें, अगर दो लोग आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि उनमें से किसी एक का ओपिनियन नहीं है, तभी तो आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर दो लोगों का ओपिनियन होगा तभी जो है वो आर्ग्यूमेंट होगा। एनीवेज, जो वो क्लच पेंसिल होती है ना, उसका साइज होता है 0.5 मिलीमीटर। अब अगर आप ये कहें कि फर्ज कर लें ये क्लच पेंसिल है, मैं इसके डॉट को जो है ना वो बहुत छोटा कर लेता हूँ। मैंने पेज पर एक डॉट बनाया है जो मुझे भी नजर नहीं आ रहा, शायद अब आप में से कुछ बच्चों को नजर आया, उसको हाईलाइट करने के लिए मैं देखें, मैं यहाँ पर ये येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो अब आपको एक ब्लू कलर का डॉट नजर आ रहा होगा। ठीक, ये डॉट जो है ना, ये डॉट जो है वो तकरीबन मेरा मेरा अपना मानना ये है कि 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर के दरमियान है जो मैंने बनाया हुआ। हो सकता है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो आपको इतना नजर ना आए, मेरे हिसाब से 1 मिलीमीटर है। ठीक, 0.5 मिलीमीटर है, इस डॉट का भी आधा कर दीजिए। अब एक काम कीजिए, जरा इस डॉट को वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपेयर कीजिए, तो वो 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर का मतलब होगा 10⁻³ मीटर। विजिबल लाइट का ऑर्डर है 10⁻⁷ मीटर। अगर मैं इन दोनों का रेशो निकाल लूं तो मेरे पास रेशो 10⁻⁴ आएगा। इस 10⁻⁴ का मतलब समझ सकते हैं क्या है? इस 10⁻⁴ का मतलब ये है कि ये जो एक डॉट बना हुआ है, जिसको अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं, मान लें कि ये 1 मिलीमीटर है, इस डॉट के ऊपर तकरीबन 10,000 वेव्स आ जाएंगी। इस डॉट के ऊपर तकरीबन 10,000 वेव्स आ जाएंगी। यानी ये जो क्लच पेंसिल का डॉट है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के मुकाबले में जायगांटिक है। ये इतना बड़ा है कि उस डॉट के ऊपर 10,000 वेव्स आ जाएंगे। यही वजह है कि हम डेली लाइफ में डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तभी तो न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि लाइट कास्ट शार्प शैडो। लाइट के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक डार्क शार्प शैडो मिलेगा। इसका मतलब है लाइट बेंड नहीं होती। तभी उसने कहा लाइट वेव नहीं है बल्कि पार्टिकल है। आप शायद आप रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन अगर डार्क शैडो मिला तो वो इसलिए नहीं मिला कि लाइट डिफ्रैक्ट नहीं होती, वो इसलिए नहीं मिला कि उसके सामने जो ऑब्स्टिकल है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपेरेबल नहीं है। अगर आपने डिफ्रैक्शन करवानी है तो ऑब्स्टिकल का वेवलेंथ से कंपेरेबल होना जरूरी है। अगर आप डेली लाइफ में ऑब्स्टिकल देखना चाहें जिससे आप डिफ्रैक्शन देख सकते हैं, तो शायद मैंने किसी जमाने में जब ईकेड में मैं पढ़ा रहा था, मुझे टॉपिक जो है वो बिल्कुल याद है। उस दिन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सोलर एक्लिप्स था। मुझे जो है वो इस वजह से बात याद रह गई कि जिस दिन मैंने ईकेड में पढ़ाया था उस दिन पाकिस्तान में सोलर एक्लिप्स था। तो मैंने उन बच्चों को ये फिगर दिखाई थी। ये फुल सोलर एक्लिप्स की बेसिकली एक पिक्चर है। अगर आप इस इमेज के अराउंड देखें तो आपको एक ग्लेयर सा नजर आ रहा है। ये जो ग्लेयर है ना, इसको हुर्फे आम में वो नाम दिया जाता है जो 2019 की दिसंबर से पहले दुनिया में बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2019 की दिसंबर 31 दिसंबर 2019 के बाद अगर आपकी वोकैबुलरी में किसी लफ्ज का इजाफा हुआ तो बता सकते हैं वो लफ्ज क्या होगा? यानी 2020 में आपने अगर कोई लफ्ज सीखा, 3 से 4 नए लफ्ज हैं जो आपकी वोकैबुलरी में ऐड हुए होंगे। जी सुनैरा। सर क्वारंटीन। क्वारंटीन सीखा। अच्छा क्वारंटीन, चले, जुनैरा ने जो है वो क्वारंटीन सीखा। इसके अलावा कोई कोई और? अरीबा इरफान बताना चाह रही हैं। जी अरीबा। अरीबा अपने एंड से अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी अरीबा। कोरोना वायरस, कोरोना। बिल्कुल, कोरोना। ये जो आप
इस सन के अराउंड ग्लेयर देख रहे हैं ना, इस ग्लेयर को कोरोना कहते हैं। और पहले जब हम बच्चों को पढ़ाते थे तो उन्हें इस नाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन 2020 में तो लोग इस कोरोना से जो है वो इतने खौफजदा हैं कि अब वो इंटरेस्ट लेते हैं इस बात में। ये जो सन के अराउंड आपको ग्लेयर नजर आते हैं ना, इस ग्लेयर को कोरोना कहा जाता है। ये वो कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, लेकिन इसको कहते जो है वो कोरोना ही है। तो जिस दिन ई कैंड में पढ़ाया था वहां पे सोलर इक्लिप्स था, इत्तेफाक से जो है वो मैंने उसी वक्त ये इमेज ढूंढ के दिखाया था। ये जो देख रहे हैं ना, ये डिफ्रैक्शन है। ये जो आप देख रहे हैं ये डिफ्रैक्शन की एग्जांपल है, जो ग्लेयर आपको नजर आ रहा है। या जो दूसरी एग्जांपल हो सकती है, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में दिलचस्पी रखते हो, कम से कम उतनी तो रखते होंगे जितनी आपने सेकेंड ईयर इंग्लिश में पढ़ी, तो लॉर्ड टेनिसन में कहीं पर आपने वो एक लाइन पढ़ी होगी, टू एवरी डार्क क्लाउड देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, जहां पर हम लोगों को उम्मीद का दर्ज देते हैं ना, तो वहां पर हम ये लाइन कोट करते हैं, टू एवरी डार्क क्लाउड देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। अगर आप इन डार्क क्लाउड्स को देखें तो आपको इनकी एजेस जो है वो सिल्वर नजर आ रही है। अगर आप बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे, ये डिफ्रैक्शन है। क्यों? डार्क क्लाउड बना कैसे होगा? मॉइस्चर होगा, गैसेस होंगी, डस्ट पार्टिकल होंगे, और पाकिस्तान में है बल्कि दुनिया जहां में पोल्यूशन होगा, तो क्या होता है जब सनलाइट फॉल होती है तो ये इतने थिक है, इतना डेंस है कि इससे थ्रू नहीं होती, लेकिन जो इसकी एजेस को हिट करती हैं वो इसके अक्रॉस क्या हो जाती हैं? बैंड हो जाती हैं। जब वो इसके अक्रॉस बैंड हो जाती हैं तो आपको डार्क क्लाउड्स की जो एजेस हैं वो हमेशा कैसी नजर आती हैं? सिल्वर नजर आती हैं। तो डार्क क्लाउड की एजेस का सिल्वर नजर आना डिफ्रैक्शन की एग्जांपल है। ये जो कोरोना है ये डिफ्रैक्शन की एग्जांपल है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, लेकिन इस जो चीज ग्लेयर आपको नजर आता है ये कहलाता कोरोना ही है। ये नाम बिल्कुल सही है। एनीवेज, तो न्यूटन ने कहा कि लाइट डिफ्रैक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है। अगर आज आप लाइट को डिफ्रैक्ट करवाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी डिवाइस की नीड है जो लाइट को डिफ्रैक्ट करवाए। उस डिवाइस को हम नाम देते हैं क्या? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। उस डिवाइस का हमने नाम रखा क्या? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक पीस ऑफ गिलास है, बिल्कुल वैसा पीस ऑफ गिलास जैसा आपने फिजिक्स लैब में गिलास स्लैब के नाम पर इस्तेमाल किया। ठीक है, ये हमारे पास एक पीस ऑफ गिलास है, बिल्कुल वैसा जैसा आप फिजिक्स लैब में फर्स्ट ईयर में गिलास स्लैब यूज करते थे। अच्छा, गिलास जो है वो लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप इसको स्क्रैच कर देंगे तो ये लाइट के लिए ओपेक बन जाएगा। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आपका जो स्मार्टफोन है, अगर उसकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रैचेस हैं तो वो नजर आएंगे। उसके ऊपर प्रोटेक्टर लगा दीजिए, आपको वो स्क्रैच नजर नहीं आएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। क्यों? क्यों स्क्रैच नजर आता है? जब लाइट स्क्रीन पे फॉल होती है तो वो जो स्क्रैच है ना, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप प्रोटेक्टर लगा देंगे तो अब लाइट जो है वो वहां से बाउंस बैक नहीं होगी, आपको रिफ्लेक्शन जो है वो नजर नहीं आएगी, वो स्क्रैच जो है वो विजिबल नहीं रहेगा। तो हम यही काम करते हैं, हम एक पीस ऑफ गिलास लेते हैं, हम इस पीस ऑफ गिलास को स्क्रैच करना शुरू करते हैं इस तरह कि इसके ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। वो लाइंस हैं वो ऐसे ड्रॉ की जाएंगी। अगर मैं जल्दी से कुछ लाइंस ड्रॉ कर दूं, जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरह ड्रॉ की जाएंगी। अब आपको नजर आ रहा होगा कि इसके ऊपर बहुत सारी लाइंस जो है वो ड्रॉ हो रही हैं। अच्छा, मैं ज्यादा लाइन एहतियात से नहीं बना रहा, पर याद रखिएगा कि सारी की सारी जो है वो इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। और अब ये जो है वो सिलसिला चलता रहेगा। अगर कोई इस बात पे एतराज करे कि सर ये इक्वल स्पेस नहीं है, तो मैं मशवरा दूंगा फिर खुद बना लीजिएगा आप, क्योंकि मैं इससे ज्यादा टाइम इस पे लगा नहीं सकता। अब ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपके सामने बनी हुई है, हम कहते ही हैं कि ये जो दो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये लाइट के लिए ओपेक है, और इनके दरमियान का जो रीजन है वो लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है। ये इतना आसान नहीं है। क्यों इतना आसान नहीं है? कम से कम 1 सेंटीमीटर में आपको
2000 लाइंस बनानी है। 1 सेंटीमीटर में आपको 2000 लाइन बनानी है। अब अगर आप रिलेट कर पाए, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर। अगर मेरी पेंसिल की टिप 1 मिलीमीटर डायमीटर की है, तो 1 सेंटीमीटर में मैं कितनी लाइन बना पाऊंगा? 10 लाइन। ठीक है, आप इससे ज्यादा जो है वो नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर में 2000 लाइन बनानी है तो ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ये काम जो है वो लेजर के थ्रू किया जाता होगा, किसी और टेक्निक के थ्रू किया जाता होगा। इट इज नॉट दैट इजी कि आपने ग्लास सेप रखा, स्केल रखा, डायमंड कटर लिया और आपने लाइंस बनाना शुरू कर दी, क्योंकि आप 1 सेंटीमीटर में 2000 लाइंस कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इन तमाम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आप एक कांस्टेंट कैलकुलेट करते थे जिसका नाम होता था क्या? ग्रेटिंग एलिमेंट, स्मॉल डी। और ये जो स्मॉल डी है, ये ग्रेटिंग एलिमेंट आप कैसे निकालते थे? आप कहते थे ग्रेटिंग एलिमेंट का मतलब होता है क्या? लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। अब ये लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस का क्या मतलब है? मैंने आपसे कहा कि हम 1 सेंटीमीटर में तकरीबन 2000 लाइंस बनाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 0.01 मीटर डिवाइडेड बाय 2000। अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर दूं, चले मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट नहीं बताता, गो क्या मुझे वैल्यू याद हो गई क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। मैं वैसे सॉल्व करता हूं जैसे आप सॉल्व करेंगे। मैं 10 को लिख देता हूं या 0.01 को लिख देता हूं क्या? 10 एक्सपोनेंट -3। ठीक, और 2000 को लिख देता हूं 2 एक्सपोनेंट +3। तो क्या होगा? 10/2 क्या बन जाएगा? 5। ये 10 + 3 न्यूमरेटर में जाएगा, क्या बन जाएगा? -3। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 10 पावर -6। ये मेरे पास वैल्यू आ गई ग्रेटिंग एलिमेंट की। अब अगर आप इस ग्रेटिंग एलिमेंट को गौर से देखें, अगर आप इस ग्रेटिंग एलिमेंट को गौर से देखें तो आप इस बात से डेफिनेटली एग्री करेंगे कि सही जो ग्रेटिंग एलिमेंट है ये कंपेरेबल है किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। ये कंपेरेबल है किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। लिहाजा आज अगर आपने लाइट को डिफ्रेक्ट करवाना है एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, तो मुझे एक ऐसा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग चाहिए जिसमें 1 सेंटीमीटर में कम से कम 2000 लाइनें जो है वो बना दी जाए। ठीक, अगर यहां तक किसी के जहन में कोई क्विक क्वेश्चन है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, अगली क्लास में जो टेस्ट होगा वो टेस्ट बेसिकली, बल्कि आपके लिए आसान कर देता हूं, सिर्फ माइकलसन इंटरफेरोमीटर और डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने, बल्कि आप लोगों का टेस्ट जो है वो मेरे ख्याल से क्लास से पहले ही हो जाता है ना, तो फिर पहले वाली अनाउंसमेंट सही है। हम डिफ्रैक्शन जो है ना वो इंक्लूड नहीं करते। आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 9 का माइकलसन इंटरफेरोमीटर तक, दैट्स इट। ठीक, आपका टेस्ट जो है वो सिर्फ यहां तक होगा। डिफ्रैक्शन हम टेस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अगले टेस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक, तो टेस्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अगर यहां तक किसी के जहन में कोई क्विक क्वेश्चन है, जल्दी से पूछ लें, क्योंकि मैं 2 मिनट क्लास के ऑलरेडी ऊपर ले चुका हूं। तो अगर कोई आसान सा सवाल हुआ तो मैं फौरन आंसर कर दूंगा। और अगर आपके जहन में जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। बल्कि युसरा कुछ पूछना चाह रहा है। जी युसरा। सर ग्रेटिंग बेसिकली होता क्या है? अच्छा, जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ना, ग्रेटिंग में आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ लाइंस बना रहे हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि मैं अगली क्लास में डिफ्रैक्शन की डेरिवेशन करूंगा। मैं वहां पर आपके सवाल का तफसीली जवाब जो है वो जरूर दे दूंगा। ठीक है, सवाल थैंक अपना यू ध्यान में सर। रखिएगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह जो है वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट ऊपर हो गए। हम अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।